Hello all, welcome to Commerce and Management Adda. In this video, we will learn about types of company. See, on the basis of different heads, companies are categorized into different categories. Like on the basis of incorporation, company is categorized in two categories. First one is statutory companies and registered company, that we will discuss later. And on the basis of liability, again, company is categorized in two categories. First one is limited liability company and second one is unlimited liability company. On the basis of control, company is categorized in two categories again. First one is subsidiary company and second one is holding company. And on the basis of number of member, company is categorized in three categories: public company, private company and one person company. Let's understand it one by one. On the basis of incorporation, if I talk about, companies are of two types. First one is statutory company and second one is registered company. What is mean by incorporation? Incorporation means how the company came into existence. कैसे कंपनी कॉरपोरेशन में आई, इसके बिहाफ पे कंपनी को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है. पहला स्टैट्यूटरी कंपनी. ये ऐसी कंपनियां होती हैं जो अपना स्पेशल एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर बना के फिर आती हैं. स्पेशल एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर का क्या मतलब होता है? जैसे कि जिन्होंने भी अपना खुद का एक्ट बना लिया, आरबीआई ने अपना खुद का एक्ट बनाया, उसके बाद वो कंपनी आई. ठीक है. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अपना अलग एक्ट है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का अपना अलग एक्ट है, द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन का अलग एक्ट है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अलग एक्ट है. तो जो भी ऐसी कंपनी है, चाहे यूटीआई की बात कर ले, एसबीआई की बात कर ले, एलआईसी की बात करें, जो अपना एक्ट बना के आए, सिंपल सी बात है, जो कंपनी भी अपना खुद का एक्ट बना के फिर एग्जिस्टेंस में आते हैं, वो सारी कंपनी स्टैट्यूटरी कंपनीज कहलाई जाती हैं. और इनके बेसिक क्वालिटीज़ क्या होती हैं? ये पब्लिक यूटिलिटीज़ के लिए यूज़ की जाती है, जैसे कि रेलवे हो गया, गैस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सारे काम के लिए यूज़ की जाती है. ठीक है. और इस पे कंपनीज एक्ट का 1956 वाला प्रोविज़न अप्लाई होता है. ये 1956 अभी क्योंकि मॉडिफाई होके 2013 हो गया है, तो कंपनीज एक्ट 2013 इस पे अप्लाई होता है. अगर ये अपना खुद का एक्ट कंप्लेन नहीं कर पाती हैं, तो अगर ये किसी भी कंडीशन में अपना खुद का एक्ट नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, तो इनके ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 या कोई भी प्रीवियस कंपनी एक्ट लगता है. ठीक है. वही चीज लिखा गया है, इफ दे आर नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ स्पेशल एक्ट अंडर विच दे आर फॉर्म्ड. अगर वो किसी भी कंडीशन में इनकंसिस्टेंट होते हैं अपने खुद के एक्ट से, तो कंपनीज एक्ट 2013 या कोई भी प्रीवियस कंपनी एक्ट उनके ऊपर अप्लाई होता है. ये बात हो गई हमारी स्टैट्यूटरी कंपनी की. कमिंग ऑन टू रजिस्टर्ड कंपनी. रजिस्टर्ड कंपनी या नॉर्मल कंपनी के डेफिनेशन में जो हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था, कोई डिफरेंस नहीं है. रजिस्टर्ड कंपनी वो कंपनियां होती हैं जो कंपनीज एक्ट 2013 या एनी प्रीवियस कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होती हैं. और ये कहाँ लिखा हुआ है? हमने अपने लेक्चर 1 में देखा था, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 में ये लिखा हुआ है कि कंपनियां कौन होती है. कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी एक्ट. दिस एक्ट मीन्स कंपनीज एक्ट 2013. तो रजिस्टर्ड कंपनी में भी वही डेफिनेशन हमको लिखनी है. कोई भी कंपनी जो कंपनी एक्ट 2013 या प्रीवियस कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड हो, वो कंपनी एक्ट कहलाई जाएगी. ठीक है. तो स्टैट्यूटरी कंपनीज जो अपना खुद का लेजिस्लेचर बना के आती हैं, एंड रजिस्टर्ड कंपनी जो कंपनीज एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट की जाती हैं. तो ये तो बात हो गई ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी का कैटेगराइजेशन. अभी हम बात करते हैं कंपनी का कैटेगराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी. तो मैंने आपको बताया अभी स्टार्ट में कि कंपनी का कैटेगराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी and second one is unlimited liability company. What is limited liability company? Limited liability company is again categorized into limited by share and limited by guarantee. We will discuss all these things in our upcoming slides. Let's understand what is limited company, limited liability company. Limited liability company is the company where liability of the company is limited. And now let's understand what is the term liability means.
So tell me one thing, when we feel liable towards someone, obviously if we have taken something from that person, then we will feel liable towards that person. Similarly, company has taken lots of money from whom? From shareholders. So company will be liable towards shareholder. इनकी ये जो लाइबिलिटी है ये लिमिटेड भी होती है और अनलिमिटेड भी होती है। पहला केस हम लिमिटेड लाइबिलिटी का देखते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी में फर्स्ट केस लिमिटेड बाय शेयर देखते हैं, जहां पे कंपनी की लाइबिलिटी कितनी होती है, कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी कंपनी के टुवर्ड्स सिर्फ उतनी होती है जितना अमाउंट शेयर का अनपेड बचा हुआ है। लाइबिलिटी मतलब कंपनी वाइंडिंग अप में सपोज जा रही है, कंपनी को लॉस हो रहा है, तो उस केस में कंपनी अपने मेंबर्स से कितने पैसे ले सकती है। अगर लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है, इसका मतलब लिमिटेड पैसा उठा सकती है अपने मेंबर से। अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है, इट मीन्स कि कितना भी पैसा ले सकती है। अगर हम लिमिटेड बाय शेयर की बात करें तो लिमिटेड बाय शेयर में कंपनी अपने मेंबर्स से सिर्फ उतना पैसा रेस कर सकती है जितना शेयर्स का अनपेड अमाउंट बचा है। सपोज कंपनी ने 10,000 के शेयर अपने मेंबर्स को अलॉट किए, ठीक है। हमको भी पता है कंपनी के शेयर्स का जो पेमेंट होता है वो एक बार में ना होके इंस्टॉलमेंट्स में होता है, ठीक है, 3-4 इंस्टॉलमेंट्स में होता है। अगर वो 3 इंस्टॉलमेंट में होना है, 10,000 होना है 3 इंस्टॉलमेंट में, या 4 इंस्टॉलमेंट में होना है। अगर 4 इंस्टॉलमेंट में होना है तो मान लीजिए 25-25 का एक इंस्टॉलमेंट बनेगा। अब कंपनी ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अपना दे दिया, 2500 दे दिया। सेकेंड इंस्टॉलमेंट का टाइम आता है और कंपनी को ऐसा लगता है कि वो लॉस बियर कर रही है ना, तो वहाँ पे अगर कंपनी चाहे तो जितना भी रिमेनिंग 7500 बचा उतना वो कंपनी के शेयर मेंबर्स से मांग सकती है, क्योंकि इतने की ही लाइबिलिटी पूरी बन रही है उस मेंबर की। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, 10,000 के शेयर इशू हुए थे लेकिन अनपेड अमाउंट सिर्फ 7500 था, क्योंकि 2500 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दिया था उस पर्सन ने। तो अनपेड अमाउंट जितना बचा उतने की ही लाइबिलिटी कंपनी के मेंबर्स की बनेगी। Where the liability of members of the company is limited to the amount unpaid on share, वही चीज लिखा गया है जहां पे कंपनी के मेंबर्स के लाइबिलिटी उतनी ही रहती है जितना अनपेड अमाउंट है उस शेयर का। ऐसी कंपनी को कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कहा जाता है। Liability can be imposed during the existence of the company and also during the winding up of the company. लाइबिलिटी का इन्फोर्समेंट कब होता है, जैसे जो मैंने आपको केस बताया वो वाइंडिंग अप के केस में था। कंपनी लॉस में जा रही है, कंपनी वाइंडिंग अप प्रोसेस में जा रही है, तो कंपनी कितना पैसा ले सकती है अपने शेयर होल्डर से, उतना ही पैसा ले सकती है जितने का शेयर उसने इशू किया है और जितना अमाउंट उस पर अनपेड बचा है। जैसे कंपनी ने 10,000 के शेयर को उस शेयर होल्डर को इशू किए हैं, लेकिन 7500 के रिमेनिंग पेमेंट बच गया है, ड्यू 7500 ही है, इसीलिए कंपनी सिर्फ 7500 मांग सकती है। अगर वहीं पे पूरे 10K का पेमेंट हो चुका हो, ये मिस्टर ए जिन्होंने शेयर खरीदा है इन्होंने पूरे 10,000 का पेमेंट कर दिया हो, तो उस क्या मिस्टर ए की कोई लाइबिलिटी बनेगी? बिल्कुल नहीं बनेगी। इफ द शेयर्स आर फुल्ली पेड द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स होल्डिंग्स ऑफ शेयर इज निल। अगर शेयर्स का अमाउंट फुली तरीके से पूरी तरीके से पेमेंट उसका हो गया है तो ए की कोई भी लाइबिलिटी नहीं बनेगी अंडर लिमिटेड बाय शेयर। ओके, अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में बी पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। ऐसा कोई वो नहीं है, ऐसा कोई भी लिमिटेशन नहीं है। अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है वो पब्लिक कंपनी भी हो सकती है, प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, लेकिन मैंडेटरी क्राइटेरिया यही है कि कंपनी वाइंडिंग अप में जाए या इनकॉर्पोरेशन में के टाइम पे कंपनी लिमिटेड पैसा ही अपने मेंबर्स से मांग सकती है, और वो लिमिटेड पैसा कितना होगा, जितना शेयर्स का अनपेड अमाउंट बचा हुआ है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन, फर्स्ट वन इज second one is company limited by guarantee. We have understand company limited by share very well. Now let's move to another categorization. First, which one is company limited by guarantee. गारंटी से क्या समझते हैं आप? गारंटी से मतलब एक फिक्स अमाउंट है ना। तो कंपनी जो मिस्टर ए ने अगर कंपनी के शेयर्स ना खरीद के कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी कोई ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किया हो जो लिमिटेड बाय गारंटी है, तो कंपनी वाइंडिंग अप में जा रही है, तो मिस्टर ए से सिर्फ उतना ही पैसा मांगा जाएगा जितना उन्होंने गारंटी ली है,
और ये गारंटी कब ली होगी, जब कंपनी का फॉर्मेशन हो रहा होगा तब। आइए देखते हैं इसमें लिखा क्या है। वेयर द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ कंपनी इज लिमिटेड टू फिक्स अमाउंट विच द मेंबर अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट टू द असेट ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ इट्स बीइंग वाउंड अप। जितने की गारंटी, जितना फिक्स अमाउंट की गारंटी उस पर्सन ने, मिस्टर ए ने लिया है कंपनी में, जब वो आया एज अ मेंबर, उसी टाइम पे उसने जितने फिक्स अमाउंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि मैं सिर्फ इतना ही अमाउंट पे करूंगा, कंपनी वाइंडिंग अप में के टाइम पे सिर्फ उतना ही पैसे उससे मांग सकती है। तो लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी में अगर पर्सन इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के टाइम पे वो बता देते हैं कि कंपनी अगर वाइंडिंग अप में जा रही है तो हम कितना पैसा दे सकते हैं। तो कंपनी अगर वाइंडिंग अप में गई या कोई भी लॉस कंपनी को होता है तो कंपनी सिर्फ उतना ही पैसा अपने शेयर होल्डर्स से मांग सकता है। तो इसीलिए कंपनी के मेंबर्स के लाइबिलिटी क्या हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है, अनलिमिटेड नहीं रह जाती, लिमिटेड होती है। The article of association of such company must state the number of member with which the company is to be registered। तो जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है ऐसी कंपनी का, उसमें लिखा होना चाहिए कि कितने मेंबर्स ने मिलके इस कंपनी को बनाया है या कितने मेंबर्स इस कंपनी में रजिस्टर्ड हैं। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी आर नॉट फॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट। ये सबसे अच्छी क्वालिटी है इस कंपनीज की। ये क्या क्वालिटी कहते हैं, ये क्वालिटी ये है कि ये जो ऐसी कंपनी होती हैं ये प्रॉफिट के लिए नहीं बनाई जाती है, किसी पर्टिकुलर चीज़ को के प्रमोशन के लिए बनाई जाती है। आपने आर्ट को, साइंस को या कोई भी कल्चर को, स्पोर्ट्स को, किसी को फेमस करने के लिए, किसी के प्रमोशन से रिलेटेड कोई बिजनेस स्टार्ट किया। सपोज आपने हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए एक बिजनेस स्टार्ट किया। ये आप एक नोबल कॉज के लिए आप कर रहे हो इस बिजनेस का स्टार्ट, ताकि वो जो भी कल्चर है वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में ना आ जाए, वो ख़त्म ना हो जाए, उसको कंजर्व करने के लिए आपने उस बिजनेस का स्टार्ट किया है। तो ऐसे केस में अगर आप कंपनी में इंटर करते हो तो आप कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी ओपन करोगे, जिसमें आपकी लायबिलिटी सिर्फ उतनी बनेगी जितने की गारंटी आपने ली है। अगर वो बिजनेस डूब जाता है, कल को वाइंडिंग अप के प्रोसेस में जाता है, तो आपको सिर्फ उतना ही अमाउंट देना होगा जितने की आपने गारंटी ली है। ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी इज अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी क्या होते हैं? अनलिमिटेड कंपनी ऐसी कंपनियां होती हैं जहां पे कंपनी वाइंडिंग अप में गई तो वो अपने मेंबर्स से अनलिमिटेड पैसा मांग सकती है। जितना मेंबर्स के पास होगा वो उतने पैसे ले सकती है जब तक कि उसके सारे ड्यूज क्लियर नहीं हो जाते। कंपनी के ड्यू सपोज 1 करोड़ है और कंपनी में 5 मेंबर है, तो वो अपने मेंबर्स से तब तक लेगी जितनी उनकी कैपेबिलिटी है, ताकि वो पूरा अपना ड्यू कवर कर ले। अब एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि व्हाट इफ मेंबर्स के पास भी इतना पैसा ना हो कि वो 1 करोड़ ड्यू हो पाए। तो अगर मेंबर्स की पर्सनल प्रॉपर्टीज में मिला के 1 करोड़ ड्यू नहीं हो रहा है, कवर नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस में कंपनी को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर लिया जाएगा। ठीक है। अ कंपनी विदाउट लिमिटेड लायबिलिटी इज कॉल्ड अनलिमिटेड कंपनी। कोई नई चीज नहीं लिखी गई। कोई भी कंपनी जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड ना हो वो अनलिमिटेड कंपनी कही जाती है। इन केस ऑफ सच कंपनी एवरी मेंबर इज लाइबल फॉर द डेट ऑफ द कंपनी। सारे ही मेंबर्स लाइबल हैं कंपनी के डेट के लिए। कंपनी के ऊपर जितना डेट है वो सारे ही मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको कवर करना। An unlimited liability company may or may not have share capital। ऐसा हो सकता है अनलिमिटेड कंपनी अपना शेयर इशू करे, शेयर कैपिटल उनका हो, ऐसा भी हो सकता है कि ना हो, ऐसा कोई मैंडेटरी क्राइटेरिया नहीं है। वहीं सेक्शन 12 में ये भी लिखा है कि पब्लिक कंपनी अगर आप खोल रहे हो तो मिनिमम 7 मेंबर्स का होना जरूरी है। अगर प्राइवेट कंपनी खोल रहे हो तो मिनिमम 2 मेंबर्स का होना जरूरी है। दोनों ही ओपन किए जा सकते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी के टूवर्ड्स भी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी के कैटेगरी में भी। मतलब कि चाहे आप पब्लिक कंपनी खोलो, प्राइवेट कंपनी खोलो, मैंडेटरी क्राइटेरिया ये होगा कि पब्लिक कंपनी खोल रहे हो तो 7 मेंबर्स हो, प्राइवेट कंपनी खोल रहे हो तो 2 मेंबर्स हो। इन दोनों ही कंपनी को किसी भी कैटेगरी में आप ओपन कर सकते हो, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में भी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में भी। और ये कहाँ लिखा है? सेक्शन 12 ऑफ कंपनीज एक्ट में ये लिखा हुआ है।
Next classification of the company is on the basis of number of member. So on the basis of number of member, it is most popular classification of the company. ये बहुत पॉपुलर है, जिसमें आते हैं प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और वर्क पर्सन कंपनी। अब इसको एक एक करके देख लेते हैं। प्राइवेट कंपनी क्या होता है? सी पहले कंपनीज एक्ट जब तक नहीं आया हुआ था, उससे पहले प्रोप्राइटरशिप और या सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप चलता था, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में चलता था, ठीक है। उसी को अभी हमने रिप्लेस करके पब्लिक, प्राइवेट और वन पर्सन कंपनी बना लिया। तो जिसके तो ये चीज़ें कंपनीज एक्ट 2013 में क्लियरली लिखी हुई है कि अगर आप प्राइवेट कंपनी खोल रहे हो तो मिनिमम 2 मेंबर्स का होना मैंडेटरी है और मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं आपकी कंपनी में। वहीं अगर कोई जॉइंट मेंबर है, जैसे हस्बैंड वाइफ ने मिलके एक मेंबरशिप ले ली, तो वो सिर्फ एक मेंबर कंसीडर किए जाएंगे, अलग अलग नहीं किए जाएंगे। वहीं पेड अप शेयर कैपिटल जो है प्राइवेट कंपनी का, देखिए ये 2013 से इसको अपलिफ्ट कर दिया गया है। ये पेड अप शेयर कैपिटल मैंडेटरी था कब तक? 1956 तक, जब कंपनीज एक्ट 2013 में मॉडिफाई किया गया, तो वहाँ पे पेड अप शेयर कैपिटल की लिमिट को अपलिफ्ट कर दिया गया है। यहाँ पे अब ऐसा कोई वेव ऑफ कर दिया गया है, अब ऐसी कोई लिमिट है नहीं। लेकिन एक हम जब डिफरेंस की बात करते हैं तो ये हमें पढ़ लेना चाहिए कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 1 लाख की रिक्वायरमेंट होती है, वहीं पब्लिक कंपनी में ये 5 लाख होता है, ठीक है। अभी पब्लिक कंपनी देखेंगे तो देखेंगे आप। देखते हैं पब्लिक कंपनी क्या होती है। सिंपल टर्म से बात करें, पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी हु शेयर कैन बी सब्सक्राइब्ड बाय मेंबर ऑफ द 5 मेंबर्स ऑफ द पब्लिक कंपनी। देखिए पहली बात तो प्राइवेट कंपनी में एक और चीज़ है, प्राइवेट कंपनी अपने शेयर इशू नहीं कर सकती। हमारे इंडिया में प्राइवेट कंपनी को राइट नहीं है अपने शेयर इशू करने का, ठीक है। अगर प्राइवेट कंपनी अपने शेयर इशू नहीं कर सकती है तो क्या करेगी? उसके फंड रेजिंग के डिफरेंट सोर्सेज होते हैं। वहीं एक और चीज़ हो जाता है, राइट टू ट्रांसफ़र इट्स शेयर्स, जो इसके मेंबर्स होते हैं जिनके पास ऑलरेडी अलॉटेड शेयर रहते हैं। स्टार्ट में अगर 10 लोगों ने मिलके एक कंपनी स्टार्ट किया है, प्राइवेट कंपनी, तो वहाँ पे शेयर्स का उनको कुछ शेयर अलॉटेड होंगे पहले से, नए शेयर इशू नहीं करेंगे, लेकिन प्रीवियसली जो अलॉटेड शेयर हैं उनका ट्रांसफ़र प्राइवेट कंपनी में बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड होता है, इतना ईजी नहीं होता है, ठीक है। prohibits any invitation to public to subscribe for any securities of the company। ये पब्लिक प्राइवेट कंपनी जो होती हैं, ये पब्लिक कंपनी से सिक्योरिटीज का सब्सक्रिप्शन नहीं मांगती हैं, ठीक है। अपनी सिक्योरिटी से पब्लिक कंपनी से सब्सक्राइब नहीं करती हैं। अब पब्लिक कंपनी की बात करें, पब्लिक कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो प्राइवेट ना हो, ठीक है, जिसमें मिनिमम 7 मेंबर्स हो और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, कितने भी मेंबर हो सकते हैं। वहीं पेड अप शेयर कैपिटल की बात करें तो पब्लिक कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 5 लाख है, जो कि मैंडेटरी नहीं है, मतलब 2013 से ये क्राइटेरिया वेव ऑफ कर दिया गया है। वहीं प्राइवेट कंपनी की बात करें, अगर एक प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है तो वो भी एक पब्लिक कंपनी मानी जाएगी। मतलब एक अगर कंपनी ए है जो प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, वो पब्लिक कंपनी बी की सब्सिडरी है, मतलब बी ने कंपनी ए का 51% शेयर होल्ड कर रखा है, तो ए को भी हम पब्लिक कंपनी मानेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं 1 पर्सन कंपनी की बात। सी 1 पर्सन कंपनी जो है ये अभी नया कॉन्सेप्ट है, कंपनीज एक्ट 2013 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है 1 पर्सन कंपनी का कॉन्सेप्ट। इससे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप का कॉन्सेप्ट चलता था, जहां 1 पर्सन कंपनी की बात होती थी। 1 पर्सन कंपनी में सिंपल सी बात है, नाम से क्लियर है, एक पर्सन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि इसको प्राइवेट कंपनी जैसा रजिस्टर किया जाता है और यहाँ पे एक पर्सन ने कंपनी का 99% शेयर होल्ड कर लिया, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए 2 मेंबर की जरूरत होती है मिनिमम। 99% इसने खुद के पास रख लिया, कंपनी का 1% शेयर या 1% में शेयर में 3-4 लोगों को अपने साथ रख लिया।
तो ऐसे में दिखाने के लिए वर्चुअल जो मेंबर्स क्रिएट किए जाते हैं वो 4 हो गए, लेकिन ओरिजिनली कंपनी का ओनर सिर्फ एक है, ए। तो ये 1% कंपनी की ही कैटेगरी में हम रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम शेयर सिर्फ कंपनी सिर्फ मेंबर ए ने होल्ड कर रखा है। वहीं सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 में ये लिखा गया है कि अगर कंपनी एक 1% कंपनी है तो यहाँ पे सिर्फ एक पर्सन ही इन्वॉल्व होगा, जिसमें मिनिमम 1 डायरेक्टर होंगे, और इसे प्राइवेट कंपनी जैसा रजिस्टर किया जाएगा। वहीं 1% कंपनी में एक और बात होती है कि 1% कंपनी में नॉमिनी अपॉइंट करना मस्ट हो जाता है, क्योंकि एक ही पर्सन इन्वॉल्व है, मिस्टर ए ही इन्वॉल्व है, इन्होंने 1% कंपनी एक खोल ली है अपनी, ठीक है। अब अगर मिस्टर ए को कुछ हो जाता है तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंपनी, ये कंपनी की रिपोर्टिंग किसको होगी फिर, इसीलिए मिस्टर ए को ये मैंडेटरी है किसी एक पर्सन बी को अपना नॉमिनी अपॉइंट करना, कि अगर ये मुझे कुछ होता है तो मिस्टर बी विल टेक केयर ऑफ द कंपनी। So this is all about types of company. We will see 1% company in more detail. I will make separate lecture on 1% company. So that's all for today, guys.